तो हाँ, एक और नई वीडियो आ चुकी है और हाँ, ये ज़रा वीडियो शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इस मानवा के बस 3 चैप्टर थे जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर पूरे कवर कर दिए और मैंने तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी बता दिया था ये। पर अब ज़्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हमें यहाँ पे न्यूज़ बताई जा रही होती है कि कुछ फिशमैन को यहाँ पे किनारे पर एक बहुत ही बड़ा म्यूटेंट मिला जो कि मरा हुआ था और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट को एक बड़ा सा ट्री मिला जो कि काफी तेजी से ग्रो हो रहा था और जो उसके रूट थे वो भी बाहर आ रहे थे जमीन से और काफी जगहों पर एबनॉर्मल तरीके से जो जमीन थी वो खुद रही थी या ये खेलों के अर्थक्वेक आ रहे थे। और इसी के बाद हमें हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी लोगों की भीड़ जमा होती है और वो लोग वहाँ पे बस 2 लोगों को देख रहे होते हैं। एक वहाँ पे होती है गॉडेस इस हाई स्कूल की लिली और एक वहाँ पे लड़का होता है और वहाँ पे वो सब बात कर रहे होते हैं कि इस बार पक्का लिली अपने इस बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली क्योंकि यहाँ पे लिली को तो काफी अच्छी एक यूनिवर्सिटी मिली पर इस लड़के को डिसेंट सा कॉलेज भी नहीं मिला और इनका फ्यूचर का लेवल भी जो है वो बराबर का नहीं और शायद से इस लड़के का नाम फेंग ऐसा ही कुछ है। और जो लिली होती है वो कहती है कि फेंग मेरी बात सुनो, जो हमारे रिलेशनशिप है वो यहाँ पे ठीक नहीं चला और तुम भी जानते हो तुम भी यहाँ पे मुझे टाइम नहीं दे पा रहे और वैसे भी हम दोनों के बीच यहाँ पे इतना अच्छा कुछ है भी नहीं जो कि हम दोनों को लाइफ टाइम साथ रख सके और तुम भी जानते हो कि स्कूल लाइफ के दौरान यहाँ पे लव वगैरह करना बिल्कुल फालतू है तो इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करने वाली हूँ। और वो धीरे धीरे में कहते कि मुझे पक्का बताया कि ये मुझे वापस पाने की पूरी ट्राई करेगा पर मैं हाँ नहीं बोलने वाली। पर जो फेंग होता है वो बिल्कुल चुप होता है और उसे चुप देख के वहाँ पे सब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बेचारे यहाँ पे काफी शौक हो चुका है पर बेचारे को होना भी चाहिए क्योंकि जो लिली है वो पूरे स्कूल के अंदर सबसे सुंदर और रिच है और अगर इसे वापस इसे पाना है तो इसे अपने घुटनों पे बैठ के इसे भीख मांगनी पड़ेगी वापस इसकी लाइफ में आने के लिए। पर जो फेंग होता है वो कहता है कि ठीक है अगर तुमने खत्म करना है तो कर लो और वैसे भी यहाँ पे कहने को कुछ नहीं रहा तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और जब वो जा रहा होता है तो लिली उसे पीछे से रोकती है। फेंग कहता है कि अब क्या वो लिली बोलती है कि मेरे को केयर नहीं कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में क्या सोचते हो और यहाँ पे तुम क्या करने वाले हो पर याद रखना हम कभी भी अब एक साथ नहीं हो सकते समझे। फेंग कहता है कि हाँ समझ गया मिस लिली और अब मैं यहाँ पे बिजी हूँ तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि इसने तो उल्टा लिली को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है, क्या ये बंदा पागल वागल है। पर फेंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे लिली और इन सबको कोई भी आइडिया नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है क्योंकि अभी ये बस पैसे एजुकेशन और सोसाइटी के रूल्स के पीछे भाग रहे पर ये सब आगे जाके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जाके कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। और मुझे इसलिए पता है कि मैं वो बंदा हूँ जो कि रिबॉर्न होके वापस से फ्यूचर से पास्ट के अंदर आए इस टाइम लाइन के अंदर और लिली अब मेरे लिए एक स्ट्रेंजर की तरह जिसे मैं अपनी दूसरी लाइफ के अंदर जानता था। पर यहाँ पे इन सब चीजों से भी इम्पोर्टेंट मेरे पास चीजें पड़ी जिनके साथ मैंने डील करना और इसीलिए मैं इन सारी रेपुटेशन और ऐसी चीजों के पीछे नहीं भाग सकता। और अब बहुत कम टाइम रह गया इस नीले गोले यानी कि अर्थ के ऊपर बुरा टाइम आने का और ये बात बस कल रात की थी जब मुझे सब पता चला था। और वो भी मुझे पता चला था कि इस वर्ल्ड के ऊपर किस तरह के म्यूटेंट्स आने वाले हैं और किस तरह की ये वर्ल्ड तबाही झेलेगा। और मुझे कोई बता रहा था कि जो ओरा रिकवरी है वो डिटेक्ट हो चुकी है और इसकी फुल एक्टिवेशन यहाँ पे 1 साल 11 घंटे और 59 मिनट बाद होगी। और अगर एक बार ये ओरा रिकवरी पूरी होगी तो ये वर्ल्ड काफी बड़े बदलाव को झेलेगा जहाँ पे जो सोसाइटी के रूल्स होंगे वो वापस से लिखे जाएंगे और कल्टिवेटर्स का दौर शुरू हो जाएगा और वक्त तुम्हारे स्टैंडर्ड को तुम्हारी ताकत से नापा जाएगा। और जो फेंग होता है वो कहता है कि 1 मिनट तुम हो कौन और तुम यहाँ पे आए कहाँ से। और जैसे ही वो उस लाइटनिंग को हाथ लगाने वाला होता है तो तभी उसके सामने एक बड़ा सा सिस्टम आ जाता है और वो बता रहा होता है कि वो इस यूनिवर्स के एंड से आया और उसके एल्गोरिथम के अंदर जितने भी कॉस्मिक सीक्रेट्स है वो सारे भरे हुए और उनकी मदद से वो यहाँ पे किसी भी कल्टीवेशन की टेक्निक को ऑटो जनरेट कर सकता है जो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। पर सबसे पहले होस्ट इस पैनल को यहाँ पे टच करो। फेंग भी ऐसा ही करता है और जैसे ही वो पैनल को हाथ लगाता है तो उसका हाथ आर पार हो जाता है पर वह भी उसके सामने एक बड़ा सा मुंह खुल के आता है जो कि एक म्यूटेंट का होता है और वो उस पैनल के अंदर से ही आया होता है। और ये देख के फेंग काफी हैरान होता है क्योंकि उस म्यूटेंट के मुंह के अंदर वो होता है और सिस्टम उसे वापस से बताता है कि यहाँ पे जितने भी बिलियंस लोग हैं इस नीले गोले के ऊपर उन सब का नसीब ये होने वाला है और वो ऐसे खत्म होने वाले हैं। पर अगर आप भी यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बंदे बने रहे तो आप भी इसी तरह खत्म होंगे और इसीलिए मैं यहाँ पे काफी डरा हूँ। मुँह से किसको डर नहीं लगता भाई। और मेरे को याद है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर कैसे सरवाइव किया था और वो मैंने जीने के लिए यहाँ पे काफी स्ट्रगल किए थे और मैंने अपना पूरा नेशन गिरता हुआ देखा था और जितने भी लोग थे उन सबको सफर करते हुए मरते हुए देखा था। और एक रात मैं नहीं म्यूटेंट से बच के भाग गया था पर अब मैं नाकाम हो जाता हूँ क्योंकि जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं वो सब मुझे खत्म कर देते पर मेरे जीने की और रिवेंज लेने के डिजायर शायद से सिस्टम को एक्टिवेट कर देते जो कि मुझे 1 साल वापस ले आता है और रिकवरी से। और अब 1 साल बाद वो शुरू होने वाली और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है और कितना बड़ा इस दुनिया के अंदर चेंज आने वाला है। और इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस ओरा रिकवरी से एडवांटेज लूँ और वह भी जो सिस्टम होता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है
है और उसका जो नया पाथ होता है वो खुल जाता है। और सिस्टम बताता है कि इस दुनिया के अंदर अब जितने भी एग्जिस्टेंस में चीजें होंगी उन सबको आप मटेरियल की तरह सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो। और अब आपने बस यहाँ पे पावरफुल टेक्निक्स एबिलिटीज को कलेक्ट करना है जिससे आप एक पावरफुल कल्टीवेटर बनेंगे और फिर जाके आप इस वर्ल्ड को संभालेंगे। पर वह भी वहाँ पे न्यूज में चल रहा होता है कि जो ह्यूमैनिटी है वो यहाँ पे काफी बुरे वक्त को झेलने वाली, तो सब तैयार हो जाए। और आप सब अपने फोन के अंदर उसी वार्निंग को चेक करें। और फेंग भी ऐसे ही करता है, वो अपना फोन निकालता है और उस फोन के अंदर उसी वार्निंग को देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ना इस चीज को कंफर्म करे और ना ही इसे डिनाई करे कि कोई स्ट्रेंज फेनोमिना है। और वो लोग बस लोगों को कही जा रहे कि सब तैयार हो जाओ। और ये देख के लोग यही कहेंगे ना कि जो गवर्नमेंट है वो पागल हो चुकी है और फालतू में कोई स्टंट मारना चाह रहे जिससे वो हमें डराना चाह रही है। पर इस कंट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर यकीन करते हैं। पर एक सिस्टम ने यहाँ पे ये कहा था ना कि मैं किसी भी चीज को यूज कर सकता हूँ अपनी वो कल्टीवेशन टेक्निक को बनाने के लिए, किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज को। पर अभी वो मोबाइल खोल के देखते हैं और वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो किंगशंग यूनिवर्सिटी है, अगर उसके न्यू स्टूडेंट्स ने वहाँ पे आना है तो उन्हें सनस्क्रीन लगा के आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो चुका है। और जो साइड के अंदर लड़के होते हैं वो भी ये पढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे फेक है, इतनी हीट कैसे आ सकती है जो कि किसी इंसान को आराम से मार सकती है और ये यहाँ पे किसी हाइप के लिए कर रहे होंगे तो इस पे ज्यादा फोकस ना करो। फैंग कहता है कि वहाँ पे वेदर इतना चेंज कैसे हो सकता है और वो जगह में से बस 15 मिनट दूर है तो मैं वहाँ पे आराम से जा सकता हूँ। और याद है मुझे कि जब ये पहली बार ऐसा होने लगा था तो जितने भी लोग थे वो सब इसे फेक कह रहे थे जिससे ये लड़के कह रहे थे। पर मुझे पता है कि सच्चाई क्या है और यही मेरी अपॉर्चुनिटी। और इसी के बाद हमें उसी यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गर्मी है। और उसके बिल्कुल सामने से दो लड़के वहां से भाग रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पे कभी नहीं आने वाले वरना हमारा पकौड़ा बन जाएगा। पर जो फेंग होता है वो कहता है कि सच में यहाँ पे इतना अजीब है। और फिर वो नीचे किसी आग के शोले को हाथ लगाता है, उंगली लगाता है सॉरी, और वो जो शोला होता है वो भड़क जाता है। और सिस्टम में उसे बताता है कि यहाँ पे जो इंटेंस फ्लक्चुएशन है यांग के एट्रीब्यूट्स के अंदर उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया और यहाँ पे यांग के एट्रीब्यूट डेटा टेम्पल को अनलॉक किया जा रहा है। पर वह भी वो जो शोला होता है वो फेंग को पूरा कवर कर लेता है और फेंग भी उसमें दर्द में चिल्ला रहा होता है। पर वह भी उस शोले से काफी लाइटनिंग निकलने लगती है जिसे देख के नजदीकी लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या कोई सुपर सेन बन रहा है। पर वहीं पर फेंग अभी भी दर्द में होता है और वो कह रहा होता है कि यह चीज कब खत्म होगी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं मरने वाला। पर वो भी सिस्टम में बोलता है कि कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पे यंग एट्रीब्यूट टेक्निक दी जाती है और उसकी टेक्निक का नाम होता है गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक। और ये जरा डीमन स्लेयर से मिलती जुलती नहीं लग रही पर छोड़ो। और फिर हमें यहाँ पे किंगशंग यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे लिली भी आई होती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे लिली के पीछे लगे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्लासमेट हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या मैं आपको क्लास तक छोड़ के आऊँ, क्या मैं आपके रजिस्ट्रेशन में मदद करूँ, क्या मैं आपके आने वाले असाइनमेंट जो आपको मिलेंगी उनके अंदर मदद करूं, आप कहो तो मैं ही पूरी बना के दे दिया करूंगा। और इतनी ज्यादा अटेंशन पाके लिली भी बहुत खुश होती है और वो कहती है कि नहीं इन सब की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। पर सामने वो अपने कपल को देखती है जो बात कर रहे होते हैं कि शुक्र है हम दोनों को यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी मिली और हम दोनों यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं और हमें यहाँ पे कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा। और ये सब देख के लिली भी वहाँ पे जल रही होती है पर वह भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो नॉर्थ कैंपस का टेम्परेचर है वो काफी हाई हो चुका है तो वहाँ पे कोई भी ना जाए। और ये सुन के लिली कहती है कि यहाँ पे काफी दिनों से काफी अलग अलग चीजें हुई जा रही तो मुझे जाके चेक करना चाहिए खुद से एक बार। पर वहीं पर जो फेंग का प्रोसेस होता है वो खत्म हो गया होता है और वो पूरा जला हुआ वहां से निकलता है और वो कहता है कि शुक्र है खत्म हुआ। और सिस्टम बताता है कि तुम सूरज की तरफ देख के उसकी इंटेंसिटी को इनहेल और एक्सेल कर सकते हो और जो तुम्हारी ये गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक है तुम इसे अपनी बॉडी को भी रिफाइन कर सकते हो और इसे यहाँ पे तुम्हें सीखना नहीं होगा, ये ऐसे ही अनलॉक हो गई है। और इस बार इसे यहाँ पे 50 कंपाइलेशन पॉइंट मिले होते हैं और फेंग भी उस पैनल को हाथ में पकड़ के कहता है कि एक मिनट ये कंपाइलेशन पॉइंट क्या है। पर छोड़ो ना, बाद में जाके हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। और इसी के बाद हमें वापस से उसी यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि अभी अभी आसमान यहाँ पे डार्क हुआ था और बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे हुआ क्या। पर अभी वहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम सब यहाँ पे एक साथ कर क्या रहे हो, जल्दी से रास्ता दो। और ये सुन के वो सब भी उन्हें रास्ता देते हैं और जो प्रेसिडेंट के साथ लड़की आई होती है शायद से ये लड़की है, वो कहती है कि जो नॉर्थ गेट की सील है उसे कम्प्लीटली यहाँ पे ओपन करो। प्रेसिडेंट भी कहता है कि हाँ समझ गया। पर वहीं पर फेंग को नोटिफिकेशन आते सिस्टम से और वो कह रहा होता है कि आपने पूरे पोल्यूटेड जोन को प्योरीफाई कर दिया, जो जोन यहाँ पे शिया नेशन के अंडर आता है जो कि गवर्नमेंट है और जो इसका डेंजर लेवल है उसका नहीं पता। और ये पढ़ के फेंग कहता है कि क्या मतलब पोल्यूटेड जोन और ये शिया नेशन के अंडर आता है, इसका मतलब कि मेरे अलावा भी यहाँ पे कोई है। और वह भी उसे पीछे से भी आवाज आती है कि इस जोन के अंदर हमारे अलावा भी कोई बंदा, तो जल्दी से सब तैयार हो जाओ।
पर जैसे ही फेंग पीछे देखता है तो उसे वहीं पर वही मिलिट्री वाले मिलते हैं और उन्हें देख के वो कहता है कि ये यहाँ पे क्यों है, ये सब यहाँ पे कर क्या रहे, इससे पहले मैं पकड़ा जाऊँ, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो जो लड़की होती है वो उसी जगह आती है जहाँ पे फेंग ने अपनी कंपाइलेशन को कम्प्लीट किया होता है और वहाँ पे वो जो राख होती है वो उसे उठाती है और सूंघती है और वो कहती है कि ये तो मैन मेड ओरा है और क्या यहाँ पे कोई ओरा के कॉन्टेक्ट में आया। और ये लिली भी सुन लेती है और वो कहती है कि एक मिनट, यहाँ पे अभी अभी जो बंदा भागा था वो फेंग का जैसा दिखता था, तो क्या वो वही था? पर ये कैसे हो सकता है, फेंग इस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे आ सकता है? शायद से मेरा कोई वहम वगैरह होगा। पर इसी के बाद हमें फेंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग लेटा होता है और वो कह रहा होता है कि जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पे कब से काफी गर्म है, मैं ठंडा ही नहीं हो रहा और मैंने यहाँ पे ठंडे पानी से नहा के देख लिया, एयर कंडीशनर के सामने घंटों खड़े होके देख लिया, पर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा आज रात। पर जरा रुको, मुझे चेक करना चाहिए कि जो आज मेरी कंपाइलेशन कंप्लीट हुई थी क्या उसे किसी ने यहाँ पे नोटिस तो नहीं किया। और जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है तो वहाँ पे ट्रेंडिंग 1 पे ओरा कल्टीवेशन एसोसिएशन का अपडेट होता है और ये देख के फेंग कहता है कि ये ओरा एसोसिएशन, मेरे को याद है कि ये पहले भी शो हुई थी जब मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर था और वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन की गाइडलाइंस को लॉन्च किया था, रिलीज किया था। और अब सब ने समझाता है कि ये कोई मजाक है और सब अब कह रहे थे कि इसे किसी नोवेलिस्ट ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमें पागल बनाने के लिए किया होगा, हमें पता है ये सब फेक है। पर एक मिनट रुको, जिस लड़की को मैंने वहाँ पे देखा था क्या वो भी गवर्नमेंट के अंदर से थी? और फिर वो अपना फोन ओपन करता है और वहाँ पे किसी ऐप या किसी पेज को ओपन करता है जहाँ पे बहुत ही लंबी कल्टीवेशन की रेलम की डिटेल्स लिखी होती है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ लेना, क्योंकि इस पूरे को मैं कवर नहीं कर सकता, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और जो फेंग होता है वो कहता है कि इसे देख के ऐसा लगता है कि ये किसी फैंटेसी की तरह है, क्योंकि ये जो वाटर मार्क है ये ऑफिशियल शिया नेशन का है और इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसने भी इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर जब मैंने इस चीज के बारे में सुना था तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था और मैं भी इन सब की तरह कह रहा था कि ये फेक है, फेक है, फेक है। पर अब मुझे पता है कि सच्चाई क्या है और क्या गवर्नमेंट उन्हें कोई सिग्नल देना चाह रही जो ओरा के कॉन्टेक्ट में आए अभी अभी। और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे अपनी गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक को वापस से रन करना चाहिए और इसी के बाद वो शायद से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। और पहले स्टेप के अंदर वो अपनी बॉडी को एक वेपन की तरह बनाने के लिए रिफाइन करता है और फिर दूसरे स्टेप के अंदर वो जाके अपनी उसी ओरा को कंट्रोल करता है और उसे एक शेप देता है एक्स का, डिवाइन एक्स मतलब। और फेंग कहता है कि क्या ये कंप्लीट हो चुका और वो भी सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप यहाँ पे डोशवाई रेलम तक जा चुके हैं और अब आप अपने कंपाइलेशन पॉइंट को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा इन्फो डाल सकते हो। और ये पढ़ के फेंग कहता है कि कंपाइलेशन पॉइंट, इनके बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था और शायद से डेटा इन्फो का मतलब होगा कि जो मेरे पास गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक है वही, और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसे डाल सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकता हूँ। और उसके बाद वो एक कप को उठाता है जहाँ सिस्टम उससे पूछते हैं क्या इसके अंदर आप अपने यंग एट्रीब्यूट को डालना चाहते हैं। और ये पढ़ के फेंग कहता है कि तो अब मैं समझा, यहाँ पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अब अपनी सुपर नेचुरल पावर को डाल सकता हूँ और अगर मैंने यहाँ पे यस को चूज किया तो उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर मेरे यंग एट्रीब्यूट चले जाएंगे। और इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर वेपन पे बनाना चाहिए जिससे मेरी पहचान हो। जितना सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे एक ही बस डेटा इन्फो पे नहीं अटका रहूंगा, आगे जाकर मेरे पास और भी एट्रीब्यूट डेटा आएंगे। और फिर वो अपनी तलवार को देखता है और वो कहता है कि अगर ये सुपर नेचुरल पावर तुम्हारे ऊपर वर्क कर गई तो उसके बाद मैं फ्यूचर के अंदर एक रियल वाला बनवाऊंगा अपने लिए और उसके बाद से मैं रियल लाइफ के अंदर उन मोस्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और जो उसका घर होता है उसके बाहर ही वहाँ पे कोई अजीब सा क्रिएचर होता है जो कि यहाँ पे खरगोश जैसा दिखता है, पर यहाँ पे ये एक म्यूटेंट होता है, शायद से मोस्टर या म्यूटेंट जो भी बोल लो। और अगर सोचो एक बार तुम लोग रात को अपने घर से निकलो यहाँ पे कोई चाय पानी लेने या रनिंग करने और तुम यहाँ पे कोई ऐसा खरगोश मिले तो तुम क्या करोगे? मैं तो वहां से भाग जाऊंगा कसम से, और मैं यहाँ पे ऐसा भागूंगा कि पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते तो जो फेंग होता है ना वो अपने घर के अंदर सो रहा होता है पर उसे कुछ आवाजें तंग कर रही होती है और वो कहता है कि क्या ये कोई चूहे की आवाज है और ये आवाज मेरे घर के अंदर से तो नहीं आ रही, तो क्या यहाँ पे नेबर ने कोई चूहा पाला हुआ है? और जो मेरे यहाँ पे सुनने की ताकत है वो इस रेलम के ऊपर जाने के बाद काफी बढ़ चुके, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है नेबर की यहाँ पे नॉइस वगैरह सुनना। और सोचो अगर ये चूहे की आवाज सुन पा रहा है तो ये क्या क्या सुन पाएगा नेबर का। छोड़ो, इसकी तरफ नहीं बढ़ते। पर जो फेंग होता है ना वो बोलता है कि चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ, और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके ऊपर वो ही म्यूटेंट होता है और उसे देख के फेंग कहता है कि क्या ये कोई खरगोश है जो कि म्यूटेट होके बीज बन चुका। और ऐसी चीजें मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर तो देखी थी, पर फिर भी इन चीजों को देख के वापस से डर जरूर लगता है। और वहीं पर वो जो लड़की होती है वो वहाँ पे स्पाइडरमैन की तरह घूम रही होती है और वो कह रही होती है कि वो जो म्यूटेंट रेबिट है मैं अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज है। पर जैसे मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं
तुम्हें अपडेट कर दूंगी। और जैसे ही वो बिल्डिंग से कूदती है तो वो कहती है कि एक मिनट, ये जो हो रहा है ये तो उसी म्यूटेंट बेस के जो कि वो रेबिट वाल है, क्या वो मेरे नजदीक है? और एक मिनट, वो मैं से 20 किलोमीटर दूर है जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे एक अपार्टमेंट भी, मुझे जल्दी से सब बताना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि सब मेरी बात यहाँ पे सही से सुनो, वो जो रेबिट म्यूटेंट है वो अभी तक पूरा इवोल्व नहीं हुआ और उसे इवोल्व होने में यहाँ पे टाइम लगेगा और उसके बाद वो जाके काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर अभी भी तुम लोगों को यहाँ पे सेफ रहना होगा और उससे छुप के रहना होगा अगर वो तुम्हें दिखे। और जिस बिल्डिंग के ऊपर वो भाग रही होती है वहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे ओवर टाइम काम करने से मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि 65 फ्लोर में मैं किसी को भागता हुआ देख रहा हूँ। और वहीं पर जो फेंग होता है उसके ऊपर वो जो बीस्ट होता है वो अटैक करता है, पर वो भी अपना फेंग अपनी यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लेते हैं, कल्टीवेशन कह लो। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू के बाद आराम से सब कुछ स्लो मोशन के अंदर देख सकता हूँ और जो मेरे मसल्स है वो भी यहाँ पे खुद से रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आराम से इसके सारे अटैक्स को डॉज भी कर रहे हैं। और जितना मुझे याद है ये बीस्ट यहाँ पे मेरी पिछली लाइफ से काफी जल्दी दिख गया और ये यहाँ पे अभी तक पूरा इवोल्व भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये आराम आराम से सीखेगा, इसके एट्रीब्यूट बढ़ेंगे आज रात और उसके बाद जाके ये पूरा इवोल्व होगा। और उससे पहले मुझे इसे यहाँ पे रोकना होगा और खत्म करना होगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो ये मोस्टर सबको अपना खाना बना लेगा, जितने भी लोग इस बिल्डिंग के अंदर है। और ये कहने के बाद वो उसकी पूंछ पकड़ता है और ये देख के वो मोस्टर कहता है कि थारी माइका तुम कर क्या रहे हो? पर जो फेंग होता है वो उसकी पूंछ से पकड़ के उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और वो कहता है कि तो जो इसकी पूंछ है वही इसकी वीकनेस है। और उसके बाद वो भी वहां से जंप लगाता है और अपने हाथ के अंदर यंग एनर्जी को भर के एक मुक्का बनाता है और उस बीस्ट के पेट में मारता है जाके। और इसके बाद वो जो बीस्ट होता है उसका यहाँ पे डोनट बन जाता है और फेंग कहता है कि तो ये यहाँ पे मेरी यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये कितनी पावरफुल है और इसके साथ यहाँ पे होगा क्या। और ऐसा ही होता है, वो बीस्ट वहाँ पे फट जाता है और फिर फेंग भी नीचे आता है और वो कहता है कि तो इसे देख के ऐसा लगता है कि ये बेचारा यहाँ पे काफी भूखा था, इसीलिए मेरी एनर्जी को खाना चाह रहा था, पर वह भी उसके पैरों के पास उसकी आई बोल आती है जिससे वो क्रश कर देता है। और कहता है कि इसे लगा था कि ये मेरी यंग एनर्जी को काफी आराम से अपने अंदर डाल सकता है, पर देखा ना इसका अंजाम यहाँ पे क्या हुआ। और अगर मैं यहाँ पे अभी एक ऑर्डिनरी बंदा होता तो मेरी यहाँ पे हालत कुछ ऐसी होती है कि ये मुझे काफी आराम से मार देते और जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं सब अभी तक मरे हुए होते हैं, इनका खाना बने हुए होते हैं। पर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस इसकी शुरुआत है, क्योंकि आगे जाके और भी इनसे बड़ी भी मुसीबतें आना बाकी हैं जिन्हें मेरे को फेस करना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे यहाँ पे जितनी टेक्निकें हो सके उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं इनसे बच सकूं। पर अभी वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो अब तक फेंग भी वहाँ से निकल गया होता है और वहाँ पे वो आके कहती है कि एक मिनट, क्या ये रेबिट म्यूटेंट मर चुका है? और फिर वो कॉल के ऊपर बताती है कि ये जो टारगेट था ये मर चुका है, इससे पहले किसी ने मार दिया। तो जो इसकी यहाँ पे नाइट एट्रीब्यूट है मैं उन्हें रिकवर करके वापस से आते हूँ, पर जैसे वो उसकी वहाँ पे राग को हाथ लगाने लगती है तो उसे वहाँ पे एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है और वो कहती है कि ये ओरा ये मैंने नॉर्थ गेट के अंदर देखी थी और जिसकी यंग एट्रीब्यूट है वो भी काफी हाई और प्योर है और ये यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो सकती। और फिर वो वापस से कॉल के ऊपर बताती है कि HQ यहाँ पे वो जो रेबिट म्यूटेंट था वो मर चुका और यहाँ पे इसे मैंने नहीं मारा, मेरे अलावा कोई बंदा जिसका यहाँ पे लेवल काफी हाई है और उसने इसे मारा है। HQ से भी बंदा कहता है कि तो तुम यहाँ पे कहना चाह रही हो कि वो जो नॉर्थ गेट था उसे यहाँ पे उसी बंदे ने प्यूरिफाई किया जिसने इस रेबिट को मारा है, ये कैसे हो सकता है? और तुमने कहा कि वो बंदा एक्सेलम के 1 स्टार के ऊपर है और जो उसके एट्रीब्यूट है वो भी यहाँ पे एक्सट्रीमली प्योर है और जो उसकी यंग एनर्जी है वो भी नॉर्थ गेट जैसी है। वो बंदा भी वहाँ पे चेक करते हुए बताता है कि हमारे रिकॉर्ड के अंदर ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो कि HQ के डेटाबेस के अंदर आता हो और हमें ऐसे बंदे से जल्दी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इससे पहले हमारे हाथ से निकल जाए। वो लड़की भी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं कर लूंगी ये। वो बंदा कहता है कि जो तुम्हारा अभी का मिशन है उसे तुम होल्ड पे डाल दो, क्योंकि ये जो बंदा है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इसे हमने हाथ से नहीं जाने देना और इसे तुम यहाँ पे किसी भी तरह ढूंढो और इसे यहाँ पे कन्विंस करो कि ये आके ओरा कल्टीवेशन एसोसिएशन ज्वाइन कर ले। वो लड़की भी लॉलीपॉप खाते हुए कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं उसे किसी भी तरह ढूंढ लूंगी, पर पहले तुम मुझे यहाँ पे एक गिलास दूध का दे दो। और एक मिनट, क्या ये लड़की कोई अंडर एज तो नहीं? मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे दूध मांग रही है। पर छोड़ो, हम कहानी की तरफ बढ़ते। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे को सबसे पहले जानना है कि ये बंदा है कौन, और प्रेसिडेंट ने मुझे बताया था कि अगर इतना पावरफुल कोई हो तो कोई मास्टर ही हो सकता है। और अब जो भी हो जाए मैं इसे ढूंढ के रहूंगी और इससे पूछूंगी कि ये इतना पावरफुल हुआ कैसे। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना फेंग होता है वो उड़ता है और वो कहता है कि आज की सुबह मुझे काफी मस्त लग रही है और आज की सुबह की शुरुआत में अपनी कल्टीवेशन से करूंगा। और वैसे भी सुबह सुबह की धूप में इस गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक के लिए
काफ़ी अच्छी होती है, पर जब से मैं एक्स रेलम के ऊपर गया हूँ वब से जब भी मैं कल्टीवेट करता हूँ इस टेक्निक को, तो मैं उसकी ऑरा को जमा करके यहाँ पे डिवाइन एक्स को बना पाता हूँ। पर अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या ये एक और ब्रेक थ्रू है, क्योंकि कभी भी इतनी जल्दी तो कोई ब्रेक थ्रू कर भी नहीं सकता। और फिर वो उस डिवाइन एक्स को अपने हाथों में लेता है और वो कहता है कि इसका यहाँ पे वेट कल से काफ़ी हल्का है और आज ये काफ़ी तेज़ और शार्प भी लग रही है मुझे, और इसे यूज़ करते हुए ऐसा लगता है कि जिससे मैं कल्टीवेट करते हुए वुड को चॉप कर रहा हूँ। और फिर वो उस एक्स को उठाता है और जोर से ज़मीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे घोस्ट एक्स रेलम के 2 स्टेज पे चले जाता है, या 2 स्टार कह लो इसमें जो लिखा है वैसे। और फेंग भी कहता है कि यहाँ पे मेरी जो कल्टीवेशन की प्रोग्रेस है वो काफ़ी जल्दी हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी 2 स्टार पे आ जाऊंगा। पर अब मुझे आराम से स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को सीखना भी है। पर पहले मुझे यहाँ पे कोई ढंग की जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं जाके कल्टीवेट कर पाऊँ, क्योंकि अगर यहाँ पे करा तो तहस महस हो जाएगा सब कुछ। और इस बार उसने अपनी वो सोर्ड भी मंगवा ली होती जो पीछे तुम पार्सल देखोगे उसके अंदर है। और फिर हमें एसोसिएशन ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे जो चीफ होता है वो बैठ के कह रहा होता है कि तो वापस सोलर एनर्जी की फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट किया गया है। और फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि झील के किनारे अपनी सोर्ड को लिए बैठा होता है, और वो अपने कोड पॉइंट को यूज करके जो उसकी यांग के एट्रीब्यूट होते हैं वो अपने आइटम के अंदर डालने लगता है। और वो हमें इसी के साथ बता रहा होता है कि जब पिछली बार ये मैंने एक आर्म से सोर्ड पे करने का ट्राई किया था तो वो बिल्कुल पिघल गई थी, क्योंकि वो इसे हैंडल ही नहीं कर सकती थी। पर इस बार मुझे लग रहा है कि ये वेपन कर लेगा, क्योंकि मैं अब फील कर पा रहा हूँ इस वेपन की एनर्जी और अपनी बॉडी की रियल एनर्जी को एक साथ होता हुआ। और जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि जो आपकी कोडिंग है वो सक्सीड हो चुकी है। और ये देखकर फेंग कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, पर चलो इस वेपन को एक बार ट्राई किया जाए। और फिर वो उसके डबल स्लैश को यूज करता है और उससे देखो वो खुद ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका वहाँ पे एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है। और वापस से वो एक और अटैक को यूज करता है जिसकी वहाँ पे तबाही भी काफी ज्यादा होती है। और ये देख के फेंग भी कहता है कि इसकी पावर तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, पर शायद से इस स्मोक की वजह से कोई मुझे नोटिस कर ले तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसके जाने के कुछ देर बाद जो मी होती है वो भी वहां से जा रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे जल्दी से जाके अपना कूपन रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मिल्क टी को मिस नहीं करना चाहती। पर एक मिनट, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? और क्या ये उसी लड़के ने किया? अगर उसने किया तो मेरी मिल्क टी यहाँ पे गई, और जब से वो मेरी जिंदगी के अंदर आया वब से मेरे साथ यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पर एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? और वो अपने वही फेंग के अटैक को देखते हुए कह रही होती है कि लास्ट नाइट जब मैंने देखा था तो ये एक्स रेलम के फर्स्ट स्टार के ऊपर था, पर अब इसकी एनर्जी से फील हो रहा है कि ये 2 स्टार पे जा चुका है। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि अब मेरे को इसके अंदर एक स्पिरिट वेपन की भी एनर्जी फील हो रही है। और अगर किसी को इतना पावरफुल वेपन बनाना है तो उसे किसी नॉर्मल वेपन के अंदर अपने एट्रीब्यूट को डालना पड़ेगा, उसके बाद जो उसका वेपन होगा वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ स्पिरिट वेपन बन जाएगा। पर जो स्पिरिट वेपन्स होते हैं वो काफी रेयर है, और एसोसिएशन के पास भी बस अभी तक 2 हैं। और अभी तक यहाँ पे जो रिसर्च है इसके ऊपर वो भी तो कंप्लीट नहीं हुई ना, कि जो पब्लिक में बंदा हो वो इसकी मदद से उसे ढूंढ पाए। शायद से मेरी तरफ से कोई गलती हुई होगी, छोड़ो। यहाँ पे मेरे को बस अपना काम करना चाहिए। जो यहाँ पे गरम स्ट्रीम है उसे मैंने बस ठंडा करना है और कुछ नहीं। और वहीं पर जो फेंग होता है वो जंगल के अंदर ज्यादा कह रहा होता है कि मैंने अपने वेपन के अंदर अपने यांग एट्रीब्यूट को जो डाल दिया, पर मुझे उसकी लिमिट का भी तो नहीं पता ना, क्योंकि सिस्टम ने भी मुझे अभी तक ये बताया नहीं। बस उसने कहा है कि जितने भी यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक को कलेक्ट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर पाऊँ तो क्या फिर मैं अलग अलग वेपन बना पाऊंगा, जैसे अभी मैंने एक बनाया, क्योंकि मेरे लिए वो काफी अच्छा भी हो सकता है। पर वह भी उसे एक मैसेज आता है कि हेलो ब्रदर, क्या तुम पियोनियर हो? क्योंकि अभी भी मैंने तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखा था जहाँ पे तुमने कल्टीवेशन और रेलम वगैरह को बुक मार्क किया हुआ था, और हमारे भी यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स है जो कि पियोनियर है, और हम सब यहाँ पे एक साथ हैंग आउट कर रहे हैं, और हम लोग अपने लिए कुछ ऑनलाइन दोस्त ढूंढना चाह रहे हैं। फेंग लिख के भेजता है कि ओ ऐसी बात है, मैं भी एक न्यू भी हूँ। वो बंदा लिख के भेजता है कि तो तुम यहाँ पे कल्टीवेट भी करते हो, तो तुम अभी किस रेलम के ऊपर हो? और वैसे जितना हमने सुना है कि जो डिवाइन एक्स रेलम है उस तक जाना काफी हार्ड है, और हमने रूमर सुने कि मिलिट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस रेलम पे जा पाए। और ये पढ़ के फेंग कहता है कि ओह कुछ ही लोग। पर वो बंदा लिख के भेजता है कि हमें यहाँ पे ना एक पोल्यूशन का जोन मिला है, तो क्या तुम हमारे साथ टीम अप करना चाहोगे? और जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा सेफ्टी अच्छी होगी, और जो लूट होगी वो भी हम सही से डिवाइड कर लेंगे, तो उसकी फिक्र मत करना। और फिर वो फेंग को एक मेल भेजता है जिसके अंदर उस जगह की डिटेल होती है और लोकेशन होती है, और इस जगह का नाम होता है डार्क रिवर मोल्टन ड्रैगन। और ये
की जगह पहले एक नॉर्मल रिवर जैसी थी, पर बाद में ये लावा से कवर हो गए और जो अभी इसके अंदर हॉटनेस है वो काफी एक्सट्रीम है। और ये देख के फेंग भी कहता है कि ये शायद से मैं कर सकता और ये मेरे लिए शायद से फायदेमंद भी हो। और फिर वो लिख के भी भेज देता है कि सही है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ। और फिर हमें बिनवू डिस्ट्रिक्ट दिखाई जाती है जहाँ पे अपना जो होते हैं ना वो लोग वो आए होते हैं। और वो एक लड़के से पूछ रहे होते हैं कि ली यार जो तुम्हारा दोस्त है वो कब आएगा। ली बोलते है कि बस वो आने वाला है। और फिर वो एक लड़के को कहते हैं कि तो तुम तैयार हो क्या अंदर जाने के लिए, और वैसे तुमने हमें यहाँ पे काफी डिटेल दी। वो लड़की भी कहती है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया क्योंकि तुम लोग मेरे साथ जाने को राजी हुए। और ये लड़की होती है मिनिस्टर ऑफ द कल्चर स्टाफ, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन से ही होती है और इसका नाम होता है जांग शियो। और वो कह रही होती है कि मैंने सोचा था कि इनमें से किसी एक पॉइनर को अपने साथ एसोसिएशन ले जाऊंगी, पर यहाँ पे कोई भी बंदा काम का नहीं है और एक पॉइनर का गवर्नमेंट एसोसिएशन में जाना इतना आसान नहीं होता। और काफी लोगों तो पता भी नहीं है कि ये जो एसोसिएशन है ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, पर अगर एक बार एक इंसान अंदर चले जाए तो उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। और मेरी फैमिली ने भी यहाँ पे मुझे काफी मुश्किल से यहाँ पे लगाया था और मेरे से इन लोगों ने जालिमों ने काफी ओवर टाइम काम भी कराया, पर वह भी ली जो होता है शायद से ली है, वो कहता है कि वो देखो फेंग आ गया। फेंग भी कहता है कि तो मेरा नाम है फेंग और तुम सब कैसे हो। और जो शी होती है उसे देख के कहती है कि तो यही वो लड़का है जो कि एक्स रेलम 2 स्टार के ऊपर है, और जो उसकी ओरा है वो तो मुझे सही से स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर जो उसका प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पता नहीं क्यों। पर वो उन्हें कहते हैं कि तो सब आ चुके, तो अब हम सब एक साथ अंदर जाते हैं। और जब वो लोग अंदर जा रहे होते तो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि संभल के चलना, यहाँ पे जो ऊपर के पत्थर है वो तुम्हारे ऊपर गिर सकते हैं क्योंकि ये केव है जो कि काफी पुरानी है। पर फेंग सोच रहा होता है कि मैं आखिर में आया, पर सब ने मुझे ही आगे घसीटा हुआ है, क्या ये मुझे बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं। पर शायद से हो सकता है कि ये मुझ पे यकीन करते हो। पर वह भी वो लोग लावा के भी नजदीक आ जाते हैं और ये देख के वो सब काफी डर जाते हैं, मतलब कांपने लगते हैं वो सब। और साले पॉल्यूशन जोन को यहाँ पे प्यूरिफाई करने आए, पर इनकी खुद ही काम पे टांग रही। पर जो फेंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है और उसे वो लोग रोक रहे होते हैं, पर फेंग सुनता नहीं और वो सीधा जाके लावा के अंदर कूद जाता है। और फिर वो अपने उसी जोन को प्यूरिफाई करना स्टार्ट करता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन देता है कि जो सिस्टम है उसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे इनर फ्लेम को, और अब वो उसे एनालाइज भी कर रहा है और सब कुछ अभी प्रोसेस के अंदर है। पर अभी उसकी जो न्यू टेक्निक होती है वो भी अनलॉक हो जाती है जिसका नाम होता है क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड। और जो अपना फेंग होता है वो भी लावा के अंदर से अपना हाथ निकालता है और अपनी सोर्ड को पकड़ के कहता है कि तो जो टांग ब्लेड है वो भी यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो चुकी है और अभी एक न्यू टेक्निक की एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब करने लगी है। और फेंग को देख के वो सब कहते हैं कि फेंग तो यहाँ पे ठीक है, और जो उसका वेपन है उसने यहाँ पे सारा लावा और पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जो उसका वेपन होता है वो सच में इस बार डेडली बना होता है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तो जो यहाँ की एयर है वो काफी ठीक हो चुकी है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफी स्टेबलाइज हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। और जो ली होता है वो भी कहता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ की जो एनर्जी है वो काफी चेंज हो चुकी है और अब मैं उसे स्मूथली एब्जॉर्ब भी कर पा रहा हूँ। और जो उसके दूसरे साथी होते हैं वो भी यही कहते हैं। और ये सुन के शियो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, तो तुम सब अपनी कल्टीवेशन के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो अब तक मैं जाके ना आसपास नजर रखती हूँ। और जब वो जरा साइड में जाती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ से कुछ और पियोनियर्स आ रहे, पर ये साले हरामी होते हैं क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ओहो हो यहाँ पे छोटों की पार्टी चल रही है पर तुम लोगों ने हमें इन्वाइट नहीं किया। और ये सुन के शियो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि जितने भी यहाँ पे हैं वो सब 1 स्टार घोष एक्स रेलम के ऊपर है, तो अगर हम सब एक साथ भी इनसे फाइट करेंगे तब भी नहीं जीत सकते, तो अब हम क्या करें। पर हाँ मैं इन्हें थोड़ा बहुत मना तो सकती हूँ। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि माफ करना पर ये जगह पहले हमने ढूंढी थी और जो मेरे दोस्त है वो भी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे, पर अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो आप लोग भी हमारे साथ कल्टीवेट कर सकते हो। पर ये सुन के वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और ये देख के शियो कहते हैं कि एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी यहाँ पे बेइज्जती होगी। पर वह भी जो अपना फेंग होता है वो आगे आ जाता है और वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को। और फिर वो अपनी क्रिम्सन ब्लेड को यूज करके उन्हें अपनी ताकत दिखाता है फ्लेम की, और उस रेडर को कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम लोग कमजोरों के ऊपर रुतबा जमा के उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, पर अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। और ये सुन के उनके लीडर की हालत खराब हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर उनके जाने के बाद वो लड़के जो होते हैं उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि फेंग भाई आप तो यहाँ पे कमाल क्यों, आपने कुछ करे बगैर ही उन्हें यहाँ से भगा दिया। फेंग भी कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर क्या हम यहाँ से निकले क्योंकि हमने स्पिरिचुअल एनर्जी को तो सही से एब्जॉर्ब कर लिया है ना। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम किसी सेफ जोन जाते हो। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते तो जो शी होती है उसे
देख के कह रही होती है कि इसने उन्हें यहाँ पे मारे बगैर ही भगा दिया, ये किसी हाई टायर का बंदा ही होगा। पर अभी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन ऑफिस से वो कॉल आ जाती है और वो जो लेडी होती है वो कहती है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हें एक और हाई टायर का पियोनियर मिला है। और इसकी ये तेज आवाज सुन के जो उनका ऑफिसर होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और उसे देख के वो कॉल को काट देती है और कहती है कि आपने सुना कि हमारे पास अब दो पियोनियर है हाई टायर के, तो हम कितने लकी हो चुके हैं। वो ऑफिसर कहता है कि ये सब बकवास है, अगर वो लोग यहाँ पे है भी तो उन्हें यहाँ पे मनाना बहुत मुश्किल होगा और वो लोग यहाँ पे काफी पावरफुल भी हैं, तो इसलिए हमारे लिए काफी मसला भी खड़ा हो सकता है। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ भी जो अपना फेंग होता है वो एक अलग ड्रेस को पहन के घूम रहा होता है और उसकी ये ड्रेस या कॉस्प्ले कह लो, ये देख के वो सब लोग कह रहे होते हैं कि देखो देखो भाई यहाँ पे ये बंदा कितना मैनली दिख रहा है, कितना अल्फा दिख रहा है, कितना सिग्मा दिख रहा है। ऐसा बंदे यहाँ पे काफी कम देखने को मिलते हैं। और ये सुन के फेंग कह रहा होता है कि क्या ही बकवास करे, पर जैसे ही वो अपना फोन खोलता है तो वहाँ पे ये देखता है कि सब लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब नोवेल यहाँ पे सच बनने लगी, कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे सब सच होने लग गया और नॉर्मल लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। पर ये देख के फेंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शियू है और जो दूसरे हैं वो मेरे बारे में किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि मैंने कल उन सबके सामने 2000 सेल्सियस वाली अपनी एक टेक्निक को यूज किया था और कल इतनी ज्यादा यंग एनर्जी को यूज करने की वजह से जो मेरी गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक है, अगर उसे मैंने एक बार भी यूज किया तो वो मुझे यहाँ पे ब्रेक थ्रू की तरफ पुश कर सकती है। पर चलो इस सब को भूल के हम माउंटेन की तरफ वापस चलते हैं और फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंटेन्स में जो मी होती है वो खुदाई वगैरह कर रही होती है एक गार्डन के अंदर। पर वो भी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे से काफी स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी आ रही होती है और ये देख के वो उस एनर्जी की तरफ बढ़ती है और वो कह रही होती है कि ये वही बंदा जिसे अब मैंने किसी भी हाल में पकड़ना है। और वहीं पर जो अपना फेंग होता है वो भी टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है और चाचे के यहाँ पे काफी ज्यादा हाथ भी आ रहे होते हैं और सच में यहाँ पे बेडेस भी लग रहा है। और वहीं पर जो मी होती है उसके पास आते हुए कह रही होती है कि मुझे लगता है कि काफी 100 साल से ट्रेनिंग कर रहा होगा छुप छुप के, क्योंकि ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और जब मैंने पहली बार यहाँ पे घोस्ट एक्स रेलम के 2 स्टार पे लेवल अप किया था तो उसके प्रेशर की वजह से मेरी हालत काफी खराब हो गई थी और मैं पूरे हफ्ते उड़ भी नहीं पाई थी। पर मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरी जैसी एक स्ट्रॉन्ग फिजिक वाले की अगर ऐसी हालत हो सकती है तो ये मॉन्स्टर यहाँ पे कितना पावरफुल होगा। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आराम से जो डिवाइन एक्स है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा है, उसके शेप दे पा रहा है। और ऐसा ये वह भी कर सकता है जब इसने इस टेक्निक को 100 साल रिफाइन किया हो या इसके पास कोई ऐसा मास्टर हो जो कि एंशिएंट टाइम से और उसने इसे सिखाया। पर एक मिनट, जो डिवाइन एक्स है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करिए, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। पर वहीं पर जो अपना फेंग होता है उसका ब्रेक थ्रू पूरा हो जाता है और वो खतरनाक सी एंट्री के साथ नीचे आता है और फॉर्म के लो। और इस बार वो घोस्ट एक्स रेलम 2 स्टार कंप्लीट पे गया होता है और जो मी होती है वो अभी उसी जगह पे आ जाती है और वो कहते हैं कि पकड़ लिया। पर वह भी उसके सामने से फेंग गायब हो जाता है और ये देख के वो कहती है कि क्या मैं वापस से लेट हो चुकी? पर नहीं, उसकी यहाँ पे प्रेजेंस अभी मुझे फील हो रही है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो और मैं काफी दिनों से तुम्हारे पीछे भी लगी हुई थी और जो एसोसिएशन है वो तुम्हें इनवाइट करना चाहती है और मैं एक फायरफ्लाई स्क्वाड के कैप्टन हूँ और एसोसिएशन तुम्हें इसलिए बुलाना चाहती है कि हमें लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, बस अगर तुम हाँ करो तो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सामने लाके रख दिए जाएंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ पे रेडी है। पर फेंग कहता है कि तुम मुझे इनवाइट क्यों करवाना चाहती हो, मेरे में ऐसा क्या है? और ये सुन के मी कहती है कि क्योंकि जो शिया नेशन है वो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढ रही है और उन सबको एक वो सही पाथ पे लाना चाहती है क्योंकि तुम लोग को अचानक से एक पावर मिली जिसे तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते और इसी वजह से वो तुम्हें रिसोर्सेज और हर चीज प्रोवाइड करेगी जिस चीज की तुम्हें नीड होगी और वो तुम्हें सिखाएंगे भी इस पावर को कैसे कंट्रोल करना है और वो तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देंगे। और ये सुन के फेंग कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर फिर भी मैं तुम लोग के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। मी कहती है कि अगर तुम मेरे पे यकीन नहीं करते तो तुम मेरी आइडेंटिटी देख सकते हो और शायद से तुम्हें मेरे बारे में पता भी हो। और ये सुन के फेंग कहता है कि ओ अब मुझे याद है, ये काफी अच्छी रनर थी और जो उसकी फिजिकल बॉडी थी वो भी काफी अच्छी थी, तो एसोसिएशन ऐसे पियोनियर्स को ढूंढ रही होगी जिनकी फिजिकल बॉडी काफी अच्छी हो। पर जितना मुझे याद है कि पिछली लाइफ के अंदर जो शिया नेशन थी वो अपने गोल को पाने में बिल्कुल फेल हो गई थी और उसकी वजह से जो पूरी ह्यूमैनिटी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। पर अब मुझे सिस्टम मिल चुका और मैं वापस आ चुका हूँ, तो मैं वापस ऐसी गलती नहीं कर सकता और वैसे भी ये सही टाइम भी नहीं है इन्हें ज्वाइन करने का। और फेंग को थोड़ा सा चुप देख के मी खुश हो जाती है। पर फेंग वो भी वहां से जाते हुए कहता है कि मैं इस चीज के बारे में सोच के बताऊंगा और याद रखना तुमने मेरी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताना, इस चीज को तुम सीक्रेट रखना। और वो दिल में भी कहता है कि जितना इसके बिहेवियर को देख के लगता है कि जो एसोसिएशन है वो मेरे जैसे पियोनियर्स को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती। पर मी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि एसोसिएशन के अंदर जाके मुझे एक फाइल तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी तुम्हारे बारे में, तो मैं उसके अंदर आधा सच और आधा झूठ डाल सकती हूँ, क्या ये चलेगा? फेंग भी कहते हैं कि हाँ
ठीक है। और ये सुन के मी कहती है कि हाँ पर मेरी बात तो सुनो, पर वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। और वो फिर कॉल करके बताने लगती है कि मैंने उस पर्सन को बिल्कुल पकड़ लिया था, पर वो मेरे से पावरफुल था तो इसलिए वो मेरे से बच के निकल गया। पर वो बंदा कहता है कि नहीं, इस चीज के बारे में अभी नहीं सोचो, और अच्छा कि तुम यहाँ पे मिशन के ऊपर हो, क्योंकि वो जो अजीब और गरीब एंटिटीज है ना वो वापस से अपीयर हो चुके हैं। और ये सुन के मी कहती है कि क्या सच में वो खूनी दरिंदे वापस आ चुके हैं? मैं उनके बारे में कभी भी नहीं भूल सकती। और जो उन्होंने उस रात तबाही मचाई थी और जो उन्होंने वहाँ पे खून बहाया था उसे भी मैं कभी नहीं भूल सकती। पर हाँ, जो इनकी ताकत है वो ये पोल्यूशन जोन से जाके उनकी जो बुरी एनर्जी होती है वहाँ से लेते हैं, और जो फिर इनके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है वो यहाँ पे ह्यूमंस की तरफ भेज देते हैं, जिनकी वजह से कुछ ह्यूमंस मॉन्स्टर भी बन जाते हैं, पर ज्यादातर कोई अननेचुरल डिजीज की वजह से भी मर जाते हैं। पर ये लोग यहाँ पे साथ ही साथ अलग अलग पोल्यूशन जोन भी बनाते हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जितनी भी ह्यूमैनिटी होगी वो इनकी वजह से मर जाएगी और पूरा वर्ल्ड यहाँ पे काफी बुरे क्राइसिस में आ जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह इन्हें जाके रोकना पड़ेगा। पर इसी के बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जो अपना फेंग होता है वो आ रहा होता है, और वहाँ पे एक न्यूज शेयर होती है कि इस जगह के अंदर कोई भी ना आना, और जितने भी सिटीजन है वो अपने घर से ना निकलना, क्योंकि बाहर काफी खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं। और बाहर काफी टाइम बाद एक बारिश आने लगी है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबे टाइम से कभी बारिश नहीं हुई थी। और जो अपना फेंग होता है वो भी कह रहा होता है कि इस जगह के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर यहाँ पे इतनी लाइटनिंग वाली बारिश हो रही ये मैंने कभी नहीं सोचा था, पर मुझे वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। और जैसे ही वो आगे जाता है तो वो एक स्टॉर्म को देखता है, और ये देख के वो कहता है कि वो रहा, और उसके बाद वो वहां से भाग के उस जगह के पास जाता है, और उस जगह पे जाके सिस्टम को चेक करता है। सिस्टम बता रहा होता है कि जो पोल्यूशन जोन है वो डिटेक्ट हो चुका है, और वो यंगहुआन माउंटेन के ऊपर है, जो कि बिल्कुल उसके सामने होता है। और ये माउंटेन 1545 मीटर टॉल होता है, और यहाँ पे हर महीने जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और यही यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। और जो इसका पोल्यूशन जोन लेवल होता है वो भी अननोन होता है। और ये देख के फिंग कहता है कि ऐसी बात है तो मेरे को एक बार जाके जगह देखनी चाहिए, क्योंकि देख के ही लग रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग जगह तो है। पर वहीं पर जो वो ऑफिसर होता है उसने एक समेट बिठाई होती है, और वो कह रहा होता है कि हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो यंगहुआन माउंटेन है उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी डेंजरस है, तो वहाँ पे जाना लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए हमने उस जगह को बिल्कुल क्लोज कर दिया। और इस चीज के लिए हमने अर्जेंटली जो मी है उसे भी उसके मिशन से वापस बुलाया। तो मी, तुम्हारे पास इस चीज के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं? मी बताती है कि जितना हमें हमारी रिसर्च से पता चला है कि यंगहुआन माउंटेन के ऊपर जाना एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जो थंडर टाइप है वो यहाँ पे काफी खतरनाक है, और जो माउंटेन की यहाँ पे टाइप और लेवल है वो लेवल ए है। और अगर हमें यहाँ पे किसी टीम को भेजना है तो वो इस लेवल की होगी, और इस टीम को हमें 1 घंटे के अंदर तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो खतरा वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरर से डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की थी, पर आज तक उसके रेंज तक कोई भी नहीं जा पाया, और मैंने भी ट्राई की थी पर मैं भी उसके एरिया में नहीं जा पाई थी। और ये सुन के जितने भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं वो सब कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें उस जगह को जल्दी से क्लोज कर देना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे कोई इस लेवल का बंदा नहीं जो उस पोल्यूशन जोन को जाके खत्म कर पाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ गार्ड्स को रखना पड़ेगा कि जो उसकी चौकीदारी वहाँ पे कर पाए। दूसरा ऑफिशियल भी कहता है कि हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, और हमें काम भी जल्दी से शुरू करना चाहिए, इससे पहले देर हो जाए। पर वहीं पर जो अपना फेंग होता है वो उस माउंटेन के ऊपर एक धमाकेदार एंट्री के साथ आता है, और आते सार कहता है कि अनफॉर्चुनेटली जो मेरी यहाँ पे ब्रीथिंग टेक्निक है वो भी इस जगह के लिए काफी नहीं, ये जगह खतरनाक तो है, और इसकी ठंडर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान तो नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इस माउंटेन के बिल्कुल सेंटर और पीक पे जाके खड़ा होना चाह रहा हूँ, वहां से मेरे लिए थोड़ा सा आसान तो हो जाएगा। और अगर ये मैंने एक बार कर दिया तो यहाँ की जो ह्यूमैनिटी होगी वो वापस अपने फूड चेन को पा लेगी, और इसके साथ इनकी कंडीशन भी काफी अच्छी हो जाएगी। पर अगर मैंने ऐसा ना किया तो उनके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर बनेंगे इसी जगह की वजह से, जो कि इनके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी करेंगे, और इसकी वजह से फ्यूचर के अंदर भी और टेरिफाइंग मॉन्स्टर बीस वगैरह अपीयर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफी पावरफुल होंगे। तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं इसे एक ही बार में अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से खत्म करूंगा। और जो भी रिसेंटली मेरा ब्रेक थ्रू हुआ था उसके बाद मैंने अपनी शॉट को यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर दिया था, जिसकी वजह से जो इसका शॉट स्टाइल बूस्ट वगैरह ये सब है ये काफी बढ़ चुका है, और इसका अटैक भी काफी डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। तो इसी वजह से मेरे लिए तो यहाँ पे ऐसे क्रिएचर से लड़ना आसान होगा, क्योंकि ये उनके लिए काफी बड़ी वीकनेस बन सकती है। पर अगर मेरे को अपनी बॉडी को भी यहाँ पे अच्छा बनाना है तो मुझे इस थंडर एनर्जी पे हाथ तो रखना पड़ेगा, और ये मेरे लिए परफेक्ट भी हो सकती है। और ऐसे चांस यहाँ पे कहाँ ही बार बार मिलते, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि इसके बाद मैं काफी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। बेशक इसके अंदर मेरे को अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, अब ये लाइफ
लाइफ या डेथ का मामला होने वाला है। और फिर वो अपने स्वॉर्ड निकालता है और वो जो लाइटनिंग होती है उसे शायद से अपने स्वॉर्ड के अंदर ही अब्जॉर्ब करने लगता है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। और वो जो लाइटनिंग होती है वो उसके ऊपर काफी मल्टीपल वो भी देती है शॉक, जिसकी वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगती है। और फ्रैंक भी कहता है कि जो भी हो जाए मैं इस चीज को यहाँ पे सरवाइव करके इस एनर्जी को अपने अंदर किसी भी तरह एब्जॉर्ब करूंगा। पर अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके प्रेशर की वजह से जो मेरे टांगों की हड्डियां हैं वो बिल्कुल टूट चुकी है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे मैं सबमिट कैसे कराऊं, मुझे शांति से सोचना पड़ेगा यहाँ पे इसके बारे में। और जितना मुझे सिस्टम ने बताया था कि मुझे इसे किसी भी तरह टच करना है इस एनर्जी को, तो इसका मतलब कि मुझे लाइटनिंग को किसी तरह टच करना पड़ेगा। और फिर वो अपने वहां पे जिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता है और सीधा लाइटनिंग के ऊपर ही अटैक कर देता है। और वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वापस से इसकी हालत खराब होने लगती है और वो कहता है कि आज एक ही काम होगा, अगर इसने सबमिट कर दिया तो मैं जिंदा रहूंगा, पर अगर नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। और वापस से जो वो होती है ना एनर्जी, वो उसके ऊपर अटैक करती है। और इसे देख के शिंग कहता है कि इस बार मैंने इसे काफी गुस्सा दिला दिया और इसी वजह से इसके ठंडर ने मेरे पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया और अब ये मुझे मारना चाहती है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहाँ भी खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो जाके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक होगी, उसे भी वहाँ पे फॉलो कर लेना। और होमीस इसके बाद 2 से 3 दिनों के अंदर एक न्यू मानवा की वीडियो ले आऊंगा जो कि 1 घंटे होगी, तो तब तक तुम लोग इंतजार करना। और वो अब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।